क्षमा जलती है पिघलती है समाने के लिए। नमस्कार। फिलहाल केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता सप्ताह मना रही है। सतर्कता इस मायने में कि सरकारी महकमे में जो भ्रष्टाचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रोम पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 105 करोड़ टीके लगाए गए। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में ग्राउंड पारण परेड में हुए शामिल। और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज झारखंड और हरियाणा के बीच होगा खिताबी मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। आप सभी से हमारी अपील है कि त्योहार के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 के विश्व नेताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह रोम पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हुए थे। यात्रा के पहले चरण में वो रोम में कल से शुरू हो रहे 2 दिन के G20 सम्मेलन में भाग लेंगे। पहला चरण उनका रोम में है, जहां पर वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है रोम में। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का क्या महत्व है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विश्व की 20 बड़ी आर्थिक शक्तियों के इस मंच पर इस बार का फोकस कोरोना महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी पर रहने वाला है। Italy's theme for its presidency is People, Planet, Prosperity. It's actually comes from the 2030 UN Agenda for Sustainable Development. There are 5 Ps here, but Italy has chosen to retain the 3 Ps as being the theme for the G20 summit. And the focus of Italy is on recovery from the pandemic and strengthening global health governance, economic recovery and resilience, climate change and energy transition,
and sustainable development and food security. प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी की ये 8वीं G20 शिखर बैठक होगी। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन के समान वितरण सहित जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों के व्यापक समाधान और हरित तथा समावेशी विकास के लिए स्थिर जीवन शैलियों की आवश्यकता पर बल देंगे। इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन्हें भागीदार देशों, नव प्रवर्तकों और अंतर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से स्वच्छ विकास में और तेजी लाने की संभावनाओं का पता चलेगा। देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब 105 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कुल टीकाकरण में से 72 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 32 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। बोकारो में आज 71 जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया है कि लोग ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं और ऑन स्पॉट भी लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। कल जिले में 50 जगहों पर करीब 8000 लोगों का टीकाकरण किया गया था। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जांच, पहचान, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी 5 स्तरीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंकाओं को देखते हुए राज्यों से सामूहिक आयोजनों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय छठ पूजा के दौरान कोविड निर्देशों के पालन में लोगों की भागीदारी के लिए आज एक श्रव्य दृश्य गीत जारी करेगा। ये गीत प्रसिद्ध लोक तथा शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा की प्रस्तुति है। इस वीडियो में सुश्री सिन्हा ने कोविड महामारी पर विजय पाने के लिए सभी से कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक जल्द से जल्द लेने का अनुरोध किया है। ये गीत जरा सोचिए शीर्षक के तहत जारी लोक सेवा घोषणा का एक हिस्सा है। इसमें आगामी त्योहारों के दौरान कोविड सुरक्षित व्यवहार पर ध्यान दिया गया है। जरा सोचिए श्रृंखला के तहत कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पहले ही 13 वीडियो जारी किए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,348 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कुल 13,198 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना से 805 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,61,334 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.18% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.12% हो गया है। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 60 करोड़ 58 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाने संबंधी जरूरी निर्देश एसओपी जारी किया गया है। राज्य में इस साल के आखिर तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अगर नामांकन के समय कोरोना संक्रमित होंगे तो वे अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के पास भेजेंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए गंभीर रोगों से ग्रस्त कर्मियों को चुनाव कार्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और दिव्यांग कर्मियों की सेवा भी नहीं ली जाएगी। कोविड-19 संकट को देखते हुए रिजर्व मतदान कर्मी रखे जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट स्नातक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। न्यायालय ने 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा कराने के मुंबई
उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। इन उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में परीक्षा में प्रदान किए गए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या अलग अलग होने की शिकायत की थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन 2 उम्मीदवारों के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि इस मामले में परीक्षक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। और अब समाचारों में रुकते हैं एक विराम के लिए। ममता, ए ममता। आई माँ जी। हाँ माँ जी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची में आयोजित ग्राउंड पारण परेड में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नए पुलिस जवानों को बधाई दी और कहा कि शांतिपूर्ण माहौल और लोगों की सुरक्षा में पुलिस का बड़ा योगदान होता है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज्ञान प्राप्त की है। पूर्व में राज्य के डीजीपी साहब ने मौजूदा चुनौती और उस चुनौती से कैसे हम उस चुनौती को जीत पाएंगे, इस विषय पर बहुत विस्तृत रूप में बताया। आज झारखंड पुलिस जिनके कंधों पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी है, आजादी का सफर में आज की कड़ी में देखिए महान स्वाधीनता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के योगदान के बारे में। 29 अक्टूबर पुण्यतिथि है महान स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय की। उनका निधन 85 वर्ष की उम्र में 29 अक्टूबर 1988 को मुंबई में हुआ था। लंदन यूनिवर्सिटी से समाज विज्ञान में डिप्लोमा करने के बाद वे भारत आ गईं। गांधीवादी आदर्शों और अहिंसा से अत्यधिक प्रेरित कमला देवी गांधीवादी संगठन सेवा दल में शामिल हो गईं। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में राष्ट्रवादी संघर्ष में नाम लिखाया। कमला देवी पर नमक कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए और जेल भेज दिया गया। कमला देवी ने तब राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया जब कांग्रेस के ध्वज पर हाथापाई के दौरान उन्होंने झंडे को कसकर पकड़े रखा। इसके साथ ही वो भारत के बाहर भी राजनीतिक संपर्क बना रही थी। कमला देवी 1936 में
ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष बनी। वे महान लेखिका भी थी, जिसकी शुरुआत 1929 में भारत में महिलाओं के अधिकारों पर लेखों के माध्यम से हुई थी। उनकी आखिरी पुस्तक स्वाधीनता के लिए भारतीय महिलाओं की जंग 1982 में प्रकाशित हुई थी। कमला देवी को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने हस्तशिल्प और सहकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमला देवी को हथकरघा मां के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने नाटक, कला, थिएटर, संगीत और कठपुतली को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को बढ़ावा दिया। कमला देवी ने 1944 में इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 29 अक्टूबर 1920 को देश के प्रमुख संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। औपनिवेशिक शासन के द्वारा या उसके समर्थन से संचालित सभी शिक्षा संस्थानों के बहिष्कार के गांधी जी के आह्वान पर ब्रिटिश समर्थक प्रवृत्ति का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ दी और जामिया इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। जाने माने स्वाधीनता सेनानी और मुस्लिम धर्म विज्ञानी मौलाना महमूद हसन ने 29 अक्टूबर 1920 को शुक्रवार के दिन अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद रखी। उसी दिन संस्थापक समिति ने दिल्ली के डॉक्टर अंसारी, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अन्य प्रमुख सदस्यों के साथ बैठक की। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान को जामिया का पहला चांसलर चुना गया। मोहम्मद अली जौहर उसके पहले वाइस चांसलर बने। जामिया ने बारडोली प्रस्ताव में भागीदारी की और स्वयं सेवकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और देश भर में भेजा। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने जल्दी ही संस्थान के अनेक शिक्षकों और विद्यार्थियों को जेल भेज दिया। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत के खत्म होने की घोषणा की। इसी समय हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और बटदुल मजीद ख्वाजा ने 1925 में जामिया को अलीगढ़ से नई दिल्ली के करोल बाग लाने के गांधी जी के सुझाव का समर्थन किया। गांधी जी ने ये कहते हुए जामिया का नैतिक साहस बढ़ाया था कि जामिया को चलते रहना होगा। 1 मार्च 1935 को दक्षिणी दिल्ली के बाहरी इलाके के ओखला गांव में इसकी आधारशिला रखी गई। 1936 में जामिया के सभी संस्थान नए परिसर में स्थानांतरित कर दिए गए। 1988 में संसद द्वारा बनाए गए विशेष अधिनियम के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सिमडेगा में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज दोपहर 3 बजे से झारखंड और हरियाणा के बीच खेला जाएगा। तीसरे एवं चौथे स्थान के लिए चंडीगढ़ और महाराष्ट्र के बीच मैच खेला जा रहा है। इससे पहले कल झारखंड महिला टीम ने महाराष्ट्र को 3-1 से पराजित कर लगातार तीसरे वर्ष फाइनल में जगह बनाई है। सिमडेगा में खेले जा रहे हॉकी टूर्नामेंट के दौरान झारखंड के 2 जुड़वा बहनें काजल बाड़ा और किरण बाड़ा के जन्म दिवस के अवसर पर हॉकी झारखंड तमाम पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने केक काटकर उसे बधाई दी। झारखंड टीम के समस्त खिलाड़ियों की उपस्थिति में इन दोनों का जन्मदिन मनाया गया। T20 विश्व कप क्रिकेट में सुपर 12 के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में कल रात श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 17 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 154 रन बनाए। आज दिन में 3:30 बजे शारजाह में बांग्लादेश का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा और शाम 7:30 बजे दुबई में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से होगा।
दीपावली नजदीक आते ही हर कोई अपने अपने घरों की साफ सफाई और सजावट में जुट गए हैं। दीपावली का बाजार भी तरह तरह के सजावट की वस्तुओं से पट गया है। आज हम रूबरू करा रहे हैं हैदराबाद के ऐसे कारीगरों से जो पिछले 30 वर्षों से दीपावली के मौके पर रांची आकर अपनी बनाई हुई सजावट की वस्तुएं बेचते हैं। बचपन से ही अपने माता पिता के साथ दीपावली के मौके पर अपने हस्त निर्मित सजावटी सामान लेकर रांची आते रहे हैं। हम 30 साल से आ रहे हैं भैया। हम परिवार पूरा इधर 20 परिवार है। आते हैं आप लोग? गुलदस्ते बनाते, गेट का फूल बनाते, गेंदा फूल है, माला है, पूरा है। खास बात यह है कि सभी कारीगर हैदराबाद के आरके नगर नामक गांव के हैं और यह पूरा गांव इसी प्रकार से सजावटी वस्तुओं के निर्माण से जुड़ा हुआ है। गांव का अपना राज्य का आदमी भी बहुत अच्छा आदमी है। सब मिल के चल के बात करते हैं, क्या हाल जात्री नहीं करते, झगड़ा पगड़ा कुछ नहीं करते, क्या पीना आके बहुत 10 साल से आ रहे हैं। डेली 10 से पूरा कारोबार करते आके बहुत दूर से आते हैं, उतना माल लेके पानी में आ गया। इतने वर्षों से रांची आकर अपने सामान बेचने वाले ये कारीगर रांची को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि रांची के लोग बहुत ही अच्छे हैं। लोग रांची का लोग भी अच्छा है, लेकिन बोलने से 5 रुपए कम करके ज्यादा करके दे दिएगा। हम भी दीपावली साफ सफाई और सजावट का त्योहार है। ऐसे मौके पर ही हमारे देश के कोने कोने में छिपी देश की बेहतरीन हस्तकला और कारीगरी बाजार में खुलकर सामने आती है। आज आवश्यकता है लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते हुए ऐसी कलाओं को बढ़ावा देने की। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। दीपावली नजदीक है और कुम्हार के चाक तेज रफ्तार से घूम रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कारण मिट्टी के दिए की डिमांड कम होने से कुम्हार परेशान हैं। देवघर जिले में तो इन कुम्हारों की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी है। चाइनीज लाइटों और अन्य उत्पादों ने मिट्टी के शिल्पकारों की रोजी रोटी और आमदनी को काफी प्रभावित किया है। देवघर के कुम्हारों का कहना है कि विगत कई वर्षों से चाइनीज लाइटों समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने दीपावली में मिट्टी के दियों का स्थान ले लिया है। सबसे पहले कुम्हार जाति का मार्केटिंग नहीं हो रहा है। चाइनीज सामान आके मार्केट में भरा है, इसका वैल्यू नहीं लग रहा है। अगर चाइनीज 20 रुपये में खरीद रहा है, इसका वैल्यू 5 रुपया लगा रहा है आदमी। कुम्हार कहते हैं कि अगर लोगों का चाइनीज लाइटों के प्रति इसी प्रकार का रुझान रहा तो धीरे धीरे उनका ये पारंपरिक व्यवसाय सिमट जाएगा। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और मिट्टी के दियों की ब्रांडिंग की जानी चाहिए। प्लस मिट्टी की जो होती है, हम लोग को जो मिट्टी लाना पड़ता है वो बाहर से लाना पड़ता है। चिकनी मिट्टी चाहिए और वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग ये सब कोई छोड़ने नहीं देता है, गाड़ी को सीज कर लेता है। यह सच है कि कुम्हारों को अपना यह पारंपरिक व्यवसाय बचाने के लिए कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। जहाँ एक और महंगाई के कारण मिट्टी के दियों की लागत बढ़ गई है, वहीं अब लोग रस्म अदायगी के लिए ही मिट्टी के दिए खरीदते हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में जारी राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान केवल खेल गतिविधियों का नजारा ही नहीं दिख रहा, बल्कि 26 राज्यों से आई महिला खिलाड़ी अनेकता में एकता का संदेश भी दे रही हैं। सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के मैच संपन्न होने के बाद हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से बनाए गए अखड़ा में जब सभी खिलाड़ी इकट्ठा होती हैं, तो लघु भारत की झलक साफ दिखाई देने लगती है। गुजरात से आई हॉकी खिलाड़ी खत्री ममता त्रिलोचन और पूजा शर्मा कहती हैं कि इस आयोजन ने उन्हें देश भर की संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्रदान किया है। અહીંયા અમે ઝારખંડમાં આયા સિમડેગા ગામમાં, ત્યાં અમને બહુ જ મજા આવી। બહુ સારી રીતે ફેસિલિટી અહીંયા આપી શકીએ છે બધા, અને અહીંયા જમવાનું, ડાન્સ વાન્સ બધું બહુ સારું હતું। स्थानीय कलाकारों के अलावा दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी नृत्य गीत का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन से एक दूसरे की कला संस्कृति को जानने समझने का मौका मिलता है। तो झारखंड का एनवायरनमेंट हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ पे जो अरेंजमेंट थी वो भी सारी अच्छी थी। सबसे मेन जो है गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आए खिलाड़ियों से बहुत मस्ती की, बहुत बातचीत की। कुल मिलाकर सिमडेगा में हर शाम आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम देश के सांस्कृतिक एकता का सूत्रधार बन गया है, जिसकी हर ओर सराहना हो रही है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन कोई नई बात नहीं है। हालांकि सरकारी अनुदान मिल जाने से अब पशुपालक इस परंपरा को विस्तार देने लगे हैं। जनजातीय समुदाय के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन योजनाओं की मदद से ये न सिर्फ अपना क्षमता संवर्धन कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। रांची के रातू प्रखंड अंतर्गत कुलगू ग्राम निवासी दुर्गा उरांव ने पुस्तैनी कृषि कार्य के अलावा सरकारी अनुदान के सहयोग से भेड़ बकरी पालन का व्यवसाय अपनाकर अपनी रोजमर्रा की कई परेशानियों को दूर कर लिया है। और देखते हैं कभी तो 3,500 4,000 सब मिला जुला के भेड़ 20-25 है और बकरी 10-15 है। दुर्गा की पत्नी मानो देवी बताती हैं कि पर्व त्योहार हो, शादी या कोई उत्सव या फिर कोई बिन बुलाई परेशानी, भेड़ बकरियों के बंधे रहते पैसे की चिंता आड़े नहीं आती। दरअसल ग्रामीण परिवेश में पशुपालन ग्रामीणों के आर्थिक तत्काल उनकी छोटी बड़ी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर देता है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रोम पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 105 करोड़ टीके लगाए गए। गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू प्रतिबंधों को 30 नवंबर तक बढ़ाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में ग्राउंड पारण परेड में हुए शामिल। और सिमडेगा में 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज। झारखंड और हरियाणा के बीच होगा खिताबी मुकाबला।